नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। यहां पर अगले 1 घंटे हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। आपको बताते हैं कब आपको सेल करना है, कब आपको एक्यूमुलेट करना है और कब आपको एग्जिट करना है। तो चलिए स्वागत करते हैं। आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। और सबसे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो देखिए, योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल बेहद ही आसान तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। एक नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करिए, SMS करिए या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें भेजिए। इसके अलावा इस वक्त हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, तो वहां जाकर भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरीज हमें इजीली भेज सकते हैं। और चलिए मार्केट एक्सपर्ट के पास जाने से पहले बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद फिर से ऊपरी स्तरों से दबाव बाजार पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल निफ्टी सिर्फ 20 अंकों की तेजी के साथ 25,958 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी 10 अंकों की तेजी है, 84,285 के लेवल में सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे 70 अंकों से ज्यादा की तेजी, 60,695 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। वहीं आज जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं वो है ऑटो सेक्टर। इसके अलावा यहाँ पर PSU बैंक्स और फार्मा में आज PSU बैंक्स में आज आप गिरावट देख सकते हैं और मेटल शेयरों में भी आज हल्की फुल्की गिरावट हावी है। निफ्टी के गेनर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जिस तरह से ऑटो पैक में आज अच्छी तेजी है, आयशर मोटर्स काफी अच्छे नतीजे पेश किए थे और ब्रोकरेजेस के भी काफी बुलिश रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, जिसके चलते 6 से 6.5% की तेजी आप आयशर मोटर्स में इस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर भी नतीजों के दम पर ही एक्शन दिख रहा है और करीब 5% की तेजी है। मैक्स हेल्थ में आप देखेंगे करीब 2.5% की तेजी है इस वक्त। SBI और टाटा मोटर्स PV यहां पर भी करीब 1 से 2% की तेजी है। कल भी SBI ने अच्छी रैली यहां पर दिखाई थी अच्छे नतीजों के दम पर। चलिए अब एक बार निफ्टी के लूजर्स पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज जो गिरावट हावी है वो कोल इंडिया में है। इस वक्त आप देख सकते हैं करीब 2% की गिरावट कोल इंडिया में। इसके अलावा IT पैक पर आज दबाव है, जिसके चलते TCS में भी आप देखेंगे करीब 1 से 1.25% की गिरावट। HCL टेक भी करीब 1.25% तक गिरा हुआ है। हिंडाल्को में आप देखेंगे आधे से 1% की गिरावट है और ITC FMCG पैक से यहां पर भी आप देखेंगे करीब 1% के आसपास की गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। मार्केट ब्रेथ पर अगर एक बार नजर डालें तो आज आपको दिखेगा 1211 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1653 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो डिक्लाइन का नंबर यहां पर थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। चलिए अब एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में एक बार फिर से। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और मार्केट चेक हमने दिया और अच्छी शुरुआत मार्केट की हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार की चाल को? शुक्रिया तृप्ति। तो तृप्ति, बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना एक अच्छे मूव के बाद एक हेल्दी साइन है, जो कि हम देख रहे हैं मार्केट में कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो शुरुआत हुई है हफ्ते की, काफी अच्छी शुरुआत हुई। और क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन के बाद एक रेंज में, एक दायरे में आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चैलेंज कहाँ आ रहा है? 26,000 के लेवल को क्रॉस करने का। तो बैंकिंग डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉमिसिंग है। बाकी सारे सेक्टर्स भी रोटेशनल बेसिस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बारिंग IT, जहां पे कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जरूर लौटी है, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड पे है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से एक हेल्दी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और जब भी आप 26,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे तब मार्केट सेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव, जो कि आपको रिकॉर्ड हाई तक लेके जाए। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स मार्केट है। कोई भी इंट्राडे में आपको डिप मिलता है या फिर पोजिशनली भी अगर आपको 25,800 850 के जोन में, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ 26,000 से लेकर 26,200 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, ये तो राय आपकी निफ्टी पर रही। बैंक निफ्टी पर आपका किस तरीके से नजरिया बन रहा है सर? बिल्कुल देखिए, बैंकिंग इंडेक्स जैसे हमने बताया कि ये लीड कर रहा है और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम पॉज देख रहे हैं आफ्टर दिस रिसेंट अप मूव। 60,400 से 200 का जो जोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे कि इंट्राडे में आज एक डिप आया था, वो काफी अच्छे लेवल से, अगर इनकेस दोबारा से एक डिप देखने को मिलता है तो वहां पे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को। 59,500 ये काफी मेजर सपोर्ट है। बट उससे पहले भी अगर आप कहें तो 59,800 900 का लेवल
इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। और पोजिशनली करीब 61,500 यहाँ तक का पोटेंशियल नजर आ रहा है बैंकिंग इंडेक्स में, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की राय होगी। ऑलराइट, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय रही। और अब चलिए हमारे जो कॉलर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी हैं कोलकाता से। अरुण जी अपना सवाल पूछें। मेरा 2 सवाल है। एक सवाल है, हमने 650 आईओसी लिया था 1 साल पहले एट द रेट ऑफ 170, तो आई कैन वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स, इसमें क्या करना है? और दूसरा स्टॉक है कैस्ट्रॉल, वो हमने लिया था 239 पे, अबाउट 737 स्टॉक, ओके, तो उसमें भी क्या करना है? ठीक है, आप 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। आईओसी हम अगर देखें तो आज शेयर में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इनको 1730 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान की तरफ से, जिसकी वजह से देखिए शेयर में भी काफी मजबूत मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा कैस्ट्रॉल के आपके पास शेयर है, हालांकि कैस्ट्रॉल में थोड़ी सी कमजोरी देखने के लिए मिल रही है, क्या किया जाए सर? बिल्कुल, देखिए भावना, यहाँ पे काफी पेशेंस दिखाए हैं इन्होंने, मींस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस के पास बाइंग की, उसके बाद स्टॉक में आपने देखा आईओसी में करीब 100 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिले, और अब दोबारा से आप रिकॉर्ड हाइस के पास आ गए हैं। तो अगर इतना पेशेंस दिखाया है तो डेफिनेटली थोड़ा सा और टाइम मेरे हिसाब से देना चाहिए। जिस तरीके से पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि अब 168 168 ये एक अच्छा बेस, एक इंपॉर्टेंट बेस शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए रहेगा। जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट लेग में क्योंकि आप रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, जब भी आप 180-82 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल बन जाएगा करीब 210 से लेकर 220 तक का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बने रहना चाहिए। कैस्ट्रॉल, जैसे कि आपने भी बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैकफुट पे नजर आएगा, और उतनी ज्यादा रिकवरी के भी अटेम्प्ट नहीं दिख रहे हैं, पार्टिसिपेशन का भी अटेम्प्ट भी नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको सेल ऑन रिकवरी, ये एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि 195 198 के जोन के बीच में अगर आपको कोई भी रिकवरी दिखती है तो वहां पे एक बार आपको रिड्यूस करने सोचना चाहिए, और साथ ही साथ 180 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए। ठीक है, दोनों ही शेयरों पर आपको सलाह दे दी गई है, कैस्ट्रॉल और आईओसी। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी। मेरे पास L&T फाइनेंस की शेयर है 209, ठीक है, और बाइंग प्राइस है 292 की। 292 का आपका बाइंग प्राइस है और 209 की क्वांटिटी में आपके पास शेयर है। क्या नजरिया रहेगा आपका? ये 2-3 महीने में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ठीक है। शॉर्ट। हमारे पास अजीत जी हमारे साथ इस वक्त दिनेश बने हुए हैं और L&T फाइनेंस के शेयर्स हैं इनके पास 292 ये बता रहे हैं इनका बाइंग प्राइस है, और जो शेयरों की संख्या है वो 209 है। आज देखिए IT पैक पर भी थोड़ा सा दबाव है, और फाइनेंशियल शेयरों में भी आप देख सकते हैं। और L&T फाइनेंस करीब 2% की गिरावट के साथ 288 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। हालांकि हमने देखा था कि 1 महीने में भी यहाँ पर गिरावट आई थी, लेकिन एक खबर के दम पर थोड़ा सा एक शार्प स्पाइक L&T फाइनेंस में देखने को मिला था। ग्लोबल लेवल की भी बात करें तो जिस तरह का अब यहाँ पर AI का डिसरप्शन नजर आ रहा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में? एक ओवरऑल व्यू भी आप दीजिएगा, साथ में दिनेश को इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए अगले 2 से 3 महीनों में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल एज अ बास्केट ओवरऑल हमने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखी है। जैसे हम बता थे कि बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल्स में भी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। इनफैक्ट कुछ एक सेक्टर्स या थीम जिसमें कहेंगे जहाँ पे की ट्रैक्शन कंटिन्यूड रहा है, उनमें से फाइनेंस काउंटर्स रहे हैं। L&T फाइनेंस ने भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। मींस अभी कुछ जनवरी मंथ में ही हम बात करें तो ये आपने 329 के रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद मार्जिनल रिट्रेसमेंट जो हम देख रहे हैं स्टॉक में होते हुए, कंसोलिडेशन का बेसिकली टोन था। इसका कल अटेम्प्ट हुआ था एक ब्रेकआउट का, जो कि फेड आउट हुआ है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, जैसे इनका नजरिया करीब 2 से 3 महीने का है। 278 जब तक ये लेवल हो रहा है तो तब तक आपको दिनेश जी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करके रखिए पोजीशन को। तेजी कब आएगी? जब 308 309 के लेवल को ये ब्रेक कर देगा, तब आपको दोबारा से ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि करीब 320 से 25 का जोन है। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी 278 के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसा आपका दूसरा सवाल था कि AI रिलेटेड
जो चैलेंजेस हैं अक्रॉस सेक्टर्स, जैसे पहले आईटी के लिए इमर्ज हुआ, अभी एक वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए ये इतना जल्दी सारी चीजें अनफोल्ड होने वाली नहीं है, और कहीं ना कहीं जहाँ पे कि ह्यूमन टच है वो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली यू शुड बी इग्नोरेंट अबाउट टेक्नोलॉजी। जहां जहां पे एक्सलरेशन के लिए आपके बिजनेस को हेल्प हो रहा है, डेफिनेटली यू शुड यूटिलाइज दैट। आई एम श्योर कि ये कंपनीज जो डोमेस्टिक कंपनीज भी है वो भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने पोजिशन को पोजिशन करेगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो अभी के लिए डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। जी और शुक्रिया, आपने सेक्टर वाइज भी राय दी। और एल&टी फाइनेंस में आप बने रहिए दिनेश जी, 278 के स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमने देखा था कि M&M के दिसंबर तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी के मुनाफे में तो अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर नजर आया है। ओवरऑल नतीजे कैसे रहे बताने के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि, बताइए M&M के नतीजे कैसे रहे? M&M के नतीजे अच्छे ही आते हुए दिखे हैं, क्योंकि देखिए आप अगर आय और मुनाफा देखेंगे तो वो हमारी उम्मीद पे पूरा अच्छी तरीके से खरा उतरा है। अगर मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर अब मुनाफा बढ़कर 3,931 करोड़ आ चुका है। वहीं इनकी आय देखें तो 38,517 करोड़ जो है वो कंपनी ने दर्ज की है। हालांकि मुनाफे पे मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा हमने गिरावट ज़रूर देखी है, बट आपको ये भी बता दें कि इस बार एक लेबर कोड का इम्पैक्ट भी था, जो कि सभी कंपनीज के लिए है और M&M के लिए भी 293 करोड़ का, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही होगा। नए लेबर कोड इम्पैक्ट जो है यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है। पर अगर इनके इंटरनल्स देखें, चाहे अगर हम ऑटो या फिर फार्म इक्विपमेंट के मार्जिन्स देखें, तो वहाँ पर जो है प्रदर्शन अभी भी अच्छा है। ऑटो इबिट मार्जिन्स अगर हम फिलहाल देखें तो वो अभी फिलहाल 9.5% पे है। हमने तिमाही भी देखा है कि थोड़ी सी बढ़त रही है और उम्मीद पे भी खरे उतरे हैं। फार्म इक्विपमेंट के इबिट मार्जिन्स अब बढ़कर 20.3 हो चुके हैं। यहाँ पर भी जो है एक अच्छी बढ़त हमने आते हुए देखी है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि SUVs साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, LCVs में यहाँ पर मार्केट शेयर में बढ़त है। हालांकि ट्रैक्टर डिवीजन के जो मार्केट शेयर रहा है वहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट्स की हमने इस बार गिरावट देखी है। तो ऑल इन ऑल इनलाइन साइड बोलेंगे M&M की तरफ से इस बार। ठीक है सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनलाइन नंबर्स ही आते हुए नज़र आए हैं। और चलिए एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, आपको नंबर्स कैसे लगे? लेबर कोड का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, मार्जिन्स पर भी हल्का प्रेशर नज़र आया, लेकिन मुनाफा काफ़ी अच्छा बढ़ा है और इस वक्त आप शेयर में देख सकते हैं करीब करीब 2% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ा सा गिर गया है। क्या सलाह होगी M&M पर? बिल्कुल तृप्ति, देखिए ऑटो एज अ पैक बैंकिंग और मेटल के साथ जिसने काफी ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट में पार्टिसिपेट किया है इन द रीसेंट मंथ। ऑब्वियसली जो GST का एक फिलिप मिला और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आते हुए। M&M अमंग द टॉप परफॉर्मर रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत सॉफ्ट क्वार्टर्स एक दो आना, इट्स नॉर्मल, बट कंसिडरिंग जिस तरीके से इसकी आउट परफॉर्मेंस है और जैसे कि कंपनी ने शेयर भी किया है कि जिनके न्यू रिलीजेस जिस तरीके से प्लान है और ओवरऑल जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस भी देखी है ऑन बोथ आपका जो पैसेंजर व्हीकल साइड और आपका ट्रैक्टर रिलेटेड साइड, तो मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने वाले आने वाले टाइम में। नियर टर्म में जरूर हो सकता है क्योंकि आप रिकॉर्ड हाई से दोबारा से नजदीक पहुंच गए हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो जिनका बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू है, डेफिनेटली एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे और एक डिप का वेट कर सकते हैं। जैसे 3600-3650 के जोन में एक डिप मिलती है तो वहां पे री एंट्री के लिए कोशिश करें। 3800 तक के टारगेट्स आपके नियर टर्म में होंगे। राइट, 3800 के टारगेट नियर टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छे नतीजे, जिसके बाद शेयर में देखिए एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। करीब 2% तक की तेजी स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। मनोज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। मनोज जी, अपना सवाल पूछें। मैम नमस्कार। सर नमस्कार मैम, मेरा SBI पर सवाल है। मैं SBI लिया था मैडम 818 रुपए पर 179 से, तो अभी इसका क्या स्टॉप लॉस हो और कहाँ तक जा सकता है? और मैं इसको ना मैम 26 के एंड तक रखूंगा, मतलब दिसंबर में मैं इसको सौदे को ऑलराइट, तो इस साल के एंड तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अजीत जी, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शानदार तेजी हमने देखी है इस स्टॉक के अंदर। हम इसका मंथ का चार्ट खोल के देखें, डे चार्ट खोल के देखें, साल भर का देखें, हर तरफ इस स्टॉक में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी।
इवन हम देखें तो पिछले 2 से 3 दिनों में ही हमने देखा किस तरीके के नतीजे आए और नतीजों के बाद ये कंपनी, ये बैंक देश की सबसे बड़ी दूसरी बैंक बन गई है। ऐसे में कहाँ अगला टारगेट देख रहे हैं आप, और ये साल के एंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है कि पीएसयू बैंकिंग ने बैंकिंग की इस रैली में काफी हद तक डिक्टेट किया है ट्रेंड को, और एसबीआई विद इन दी पीएसयू बैंकिंग स्पेस लीड कर रहा है, जो सबसे बड़े नामों में से एक बैंकिंग स्पेस के। तो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद का जो ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूड मूव को दिखा रहा है। तो मेरी राय मनोज जी को यही होगी कि बने रहिए, और जैसे कि आपने बताया कि अभी कुछ महीने भी और हैं आपके पास, साल के एंड तक आप बेचना चाहते हैं, तो एक ट्रेलिंग वे में आपको मेंटेन करना चाहिए। तो मनोज जी, जैसे कि 1050 का जो जोन है, करीब 100 रुपए नीचे, वो मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो जब तक वो लेवल होल्ड हो रहा है तब तक आप कोई टेंशन नहीं है, आपको बने रहना चाहिए। मोमेंटम फेड नहीं होगा, ट्रेंड नेगेट नहीं होगा। ऊपर पे आपको टारगेट नहीं मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज आप रिकॉर्ड हाई पे हैं, तो ऊपर का आसमान खुला हुआ है, जहां तक जाना चाहता है स्टॉक जाने दीजिए। हर एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे कि अगर कोई एक बड़ी करेक्शन आती है 4-5% की, तब आप डेफिनेटली इसको एक बार रीलुक करिए, अदरवाइज इसको चलते रहने दीजिए। बट यस, जैसे ही 4-5% बढ़ जाता है तो स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चलिए। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। 1050 तक का जो स्टॉप लॉस है एसबीआई पर, उसके अलावा टारगेट ना देखें। लगातार इसमें जो आने वाले वक्त में हरियाली जो है, तेजी देखने के लिए मिल सकती है। ये राय है मनोज जी आपके लिए। तो चलिए देखिए, सवाल और जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी कुछ सवाल। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं। तो लगातार अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए। चलिए, अब यूट्यूब से हमारे पास क्वेरी आई है। जय कटारिया का सवाल है, और इनका जो सवाल है वो सोना बीएलडब्ल्यू पर है। 680 शेयर्स है और 483 इनका बाइंग प्राइस है। सोना बीएलडब्ल्यू आज देखिए यहाँ पर करीब आधे % की तेजी है। 534 के लेवल पे यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू में कारोबार हो रहा है, और पिछले एक महीनों में भी करीब 16% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 19% से ज़्यादा के रिटर्न सोना बीएलडब्ल्यू यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया। अजीत जी, इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं बताया है, लेकिन अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है और इनके बाइंग प्राइस से भी ऊपर है इस वक्त शेयर। क्या सलाह होगी जय को सोना बीएलडब्ल्यू के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में पोस्ट यूएस इंडिया ट्रेड डील के जो डिटेल सामने निकल के आए हैं, उसके बाद से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो सोना कॉमस्टर इसमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। स्टॉक ने अपना अभी मेजर एवरेजेस को रिक्लेम किया है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेग की ये तैयारी कर रहा है, मींस 560 के ऊपर अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर 600 प्लस तक की ट्रेजेक्टरी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। 520 अब एक इम्पोर्टेंट आपका एक सपोर्ट बेस बन गया है, तो उसी के साथ 520 के एक स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। 560 के ऊपर करीब 600 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, यूट्यूब से एक और कॉलर, माफ कीजिएगा, यूट्यूब से एक और सवाल हमारे पास आया है। रमेश जी हैं गुजरात से, जिन्होंने अपना सवाल भेजा है। यस बैंक पर इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 2019 में देखिए इन्होंने खरीदा था और 35 रुपए पर ये शेयर उन्होंने खरीदा था। 1000 की इनके पास क्वांटिटी है। काफी ज्यादा देखा जाए तो नुकसान इनको होता हुआ नजर आ रहा है, और इनका सवाल भी यही है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या करें, एग्जिट करें या बने रहें? ये सवाल उन्होंने पूछा है। अजीत जी, चार्ट पर नजर डालें, लगातार पिछले 3 से 4 सालों में भी देखिए ये शेयर जो है वो गिरता नजर आ रहा है। इवन 35 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है, और लास्ट 1 ईयर, इवन 3 इयर्स का मैं चार्ट देख पा रही हूँ यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो 28 रुपए का दिख रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पे। बिल्कुल भावना, देखिए आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस दी कि 4-5 साल हो गए, बेस्ट टाइम पे आपने 27-28 का रेट देखा था, और नो डाउट कंपनी में काफी हद तक बहुत सारे पॉजिटिव चेंज हुए हैं, मैनेजमेंट चेंज हुए हैं, नए इन्वेस्टर्स आए हैं, बट उसका रिफ्लेक्शन अभी तक कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस में नहीं हुआ है। मींस बहुत सबड्यूड परफॉर्मेंस है। तो मेरी राय तो यही होगी कि आपने देखिए बहुत पेशेंस दिखा दिए, अब टाइम है कि ये लॉस को लेकर आप आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। आप कोटक को भी कंसीडर कर सकते हैं विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस।
PSUs में आप देखना चाहते हैं, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार को निकलना वो समझदारी होगी कि अभी भी मुझे कोई मेजर साइन नहीं लग रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या रिकवरी के। यहाँ से आप निकल जाइए और भी सारे विकल्प आपको यहाँ पर अजीत जी ने दे दिए हैं PSU बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स में, वहाँ पर भी आप जाके अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक के फर्स्ट सेगमेंट को यहीं समाप्त करेंगे। अजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। नमस्कार, योर स्टॉक्स में मैं तृप्ति आपके साथ लगातार बने हुए हैं, जहां पर हम कई अपने व्यूअर्स के सवाल ले रहे हैं और हमारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। तो देखिए, योर स्टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, 9167329108। इस नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अदर सोशल मीडिया साइट से, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यहाँ पर भी हम लगातार लाइव हैं, यहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, एंजल वन के राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। तो आइए उनसे राय लेने से पहले नजर डालते हैं बाजार पर, किस तरीके का कारोबार बाजार में फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं। निफ्टी देखिए करीब 25,940 के आसपास कामकाज करता हुआ अभी फिलहाल हरे निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन सुबह से ही हम देखें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा जो दबाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। बैंक निफ्टी पर भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी देखिए 60,646 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी जो है वो कामकाज कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी देखिए दबाव जो है वो लगातार बना हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन देखें यहाँ पर तो ऑटो स्टॉक में लगातार जो है वो तेजी देखने के लिए मिल रही है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 3 दिनों से लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे हैं, जिसके बाद इस शेयर में भी देखिए दमदार एक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर जो है ऑटो सेक्टर में तेजी बनी हुई है। ऑटो एंसिलरीज की बात करें, प्रिकॉल इंडिया, यहाँ पर भी देखिए आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक और सेक्टर देख लेते हैं विच इज टेक्सटाइल सेक्टर। देखिए यूएस और बांग्लादेश ट्रेड डील की वजह से इस सेक्टर पर जो है वो लगातार दबाव बना हुआ है। वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल्स, इन सभी स्टॉक्स में जो है वो 2 से 3% तक की कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा अगर हम नजर डालें टॉप गेनर्स के ऊपर, PCBL इस स्टॉक पर नजर डालिए, करीब 9.5% तक की तेजी जो है वो PCBL में देखने के लिए मिल रही है। आयशर मोटर्स में भी देखिए लगातार तेजी जो है वो बनी हुई है, 6.5% की तेजी यहाँ पर देखने के लिए मिली। इसके नतीजे आए जिसके बाद ये शेयर जो है वो झूमता नजर आया। अब जरा हमारे गेस्ट का रुख कर लेते हैं और उनसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय ले लेते हैं। राजेश जी, निफ्टी पर आपका किस तरीके से नजरिया बन रहा है? जी नमस्कार, आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, अगर आप की इंडाइसेस के बारे में बात करें तो लास्ट तीनों सेशन से अगर आप देखोगे तो एक सबड्यूड मोमेंटम जो है मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा जब तक निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट नहीं करता। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ब्रॉडर व्यू रखें तो वो अभी भी पॉजिटिव है। तो कोई भी जो डिप आता है तो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा था एक गैप रह गया था, तो वो जो गैप जोन है अराउंड 25,800 25,700 के जोन में, तो वो एक सपोर्ट है। ऑन द हाई साइड 26,000 पहला रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करने के बाद हमें मार्केट में जो है वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति इंडेक्स पर रहेगी। लेवल्स भी राजेश जी ने आपको बता दिए हैं, लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हाल ही में लिस्ट हुई मेटल सेक्टर की कंपनी जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग की तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। मुनाफे में करीब 150% का उछाल देखने को मिला, जबकि आय की बात करें तो यहाँ पर भी 56% की ग्रोथ रही। ऑर्डर बुक को लेकर क्या स्थिति है, आगे ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या रणनीति है, इन सभी सवालों पर बात करने के
के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग के जॉइंट मैनेजर डायरेक्टर मयंक पारिक। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और सबसे पहला सवाल भी नतीजों को लेकर ही रहेगा। जो इतने अच्छे नतीजे आपने पेश किए हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं और किस तरह का आउटलुक आप आगे के लिए देख रहे हैं अब? आप सुन पा रहे हैं मयंक जी मुझे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बोलिए। धन्यवाद। नतीजे अच्छे रहे और उसका कारण ये रहा है कि हम लोग लगातार ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं। हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स को हम लगा रहे हैं और लगातार हम अपनी सोर्सिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ऑन क्वालिटी फ्रंट हमारा प्रोडक्ट मार्केट में, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो एक तरफ हम लोगों ने अपनी सोर्सिंग को काफ़ी मजबूत किया और दूसरी तरफ हमको फिनिश प्रोडक्ट्स का रेडी मार्केट अवेलेबल है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड हैं और कंपनी ग्रोथ पाथ पे चल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मयंक सर। भावना दिस साइड, हम देखें कंपनी के नतीजे जो हैं वो जोरदार देखने के लिए मिल रहे हैं। आय देख लें, इसके अलावा मुनाफा देख लें, हर तरफ जो है अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। और क्योंकि स्टील सेक्टर है सर, इसमें अगर हम नजर डालें कॉपर पर स्पेसिफिकली, तो देखिए हाल ही में कॉपर के जो प्राइस हैं वो बढ़ते नजर आए हैं। ऐसे में सर मेरा सवाल ये है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, स्प्रेड है, मार्जिन प्रोफाइल है, और स्पेशली अगर खासकर बात करें रिसाइकलिंग की, तो इस सेगमेंट में किस तरीके का असर देखने के लिए मिल सकता है सर कॉपर के प्राइस बढ़ने से? कॉपर के प्राइस क्यों बढ़े, इसको अगर हम एनालाइज करें तो उसका कारण यह है कि जो वर्जिन कॉपर है, जो कॉपर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सीमित होते जा रहे हैं। और क्योंकि वो सीमित होते जा रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है। और उस स्थिति में रिसाइकलिंग की महत्वता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि धरती पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कॉपर का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। ई मोबिलिटी, डेटा सेंटर में जो यूज होता है, एआई के कारण डेटा सेंटर्स की सघनता बढ़ती जा रही है, तो कॉपर का यूसेज भी बढ़ता चला जा रहा है। और इस कारण से कॉपर की डिमांड डेफिनेटली आने वाले कई सालों में या दशकों में बढ़ती चली जाएगी और इसका बहुत बड़ी सोर्सिंग रिसाइकलिंग से ही होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। कॉपर की कीमतें तो हम देख ही रहे हैं, रोज़ नए रिकॉर्ड स्तरों पर यहाँ पर कॉपर की कीमतें जाती हुई नज़र आ रही है, जिसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा। अभी रिसेंटली ही आपने जो अबराज अल खलीज में 25% का एक्विजिशन किया है, अब यहाँ से आगे के लिए आप कितना फाइनेंशियल रिटर्न देख रहे हैं? स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स कंपनी को क्या होंगे इसमें आगे चलकर? क्या इस प्लेटफॉर्म को अब आप मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा स्केल अप करेंगे आने वाले दिनों में? लैड हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्टिकल है, बल्कि सबसे पुराना वर्टिकल है। और अबराज अल खलीज के साथ जो हमने टाई अप किया है वो लेड रिसाइकलिंग को लेके ही है। अबराज अल खलीज कुवैत में एक बहुत बड़ा लेड एसिड बैटरी का प्लेयर है और हम लोग उसके साथ मिलके एक ऑटोमेटिक लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं। डेफिनेटली ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लोग अपना बिजनेस कुवैत में बढ़ा पाएंगे, बट एट द सेम टाइम बैटरी रिसाइकलिंग से जो बैटरी की डिसमेंटलिंग से जो लेड निकलता है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसकी सोर्सिंग भी हम इंडियन प्लांट्स को कर पाएंगे। तो इसके दो तरीके से हमको बेनिफिट्स हैं। और डेफिनेटली गल्फ अभी पूरा मिडिल ईस्ट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और रिसाइकलिंग यहाँ बढ़ रही है और हम लोग इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में हम अपने बिजनेस को मिडिल ईस्ट और गल्फ रीजन में और स्ट्रॉन्ग करें।
गल्फ रीजन में आने वाले वक्त में आपकी जो कंपनी है वो स्प्रेड कर सकती है अपने काम को। लेकिन सर, जो खबरें आ रही हैं आपकी कंपनी से जुड़ी हुई, विच इज़ आप आने वाले वक्त में अहमदाबाद में एक रिसाइकलिंग कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो लगाने वाले हैं, जिसकी क्षमता जो करीब रहेगी वो 72,000 मीट्रिक टन के प्रोसेसिंग की क्षमता रहेगी। ऐसे में पीक यूटिलाइजेशन पर इसमें कितनी आय या फिर कितना मार्जिन प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं सर आने वाले वक्त में? अहमदाबाद में जो हम लगा रहे हैं वो एक जॉइंट वेंचर है। अगेन एक अमेरिकन कंपनी है जो कि बहुत बड़ा व्यवसाय कर रही है स्क्रैप का अमेरिका में, और उसके पास स्क्रैप की बहुत बड़ी सोर्सिंग है। ये कंपनी इंडिया में बिजनेस आरंभ करना चाहती थी और उन्होंने हमारे साथ आरंभ करने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनके साथ जॉइंट वेंचर लगाया है और 72,000 टन जो आपने अभी फिगर बोला प्रोसेसिंग का, उससे करीब करीब 25,000 टन के आसपास हमको कॉपर मिलता है। तो ये इस प्लांट की कैपेसिटी है। और इस साल में ये प्लांट यानी आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 2027 में इस प्लांट से जो हमारे हिस्से का टॉप लाइन हमारी कंपनी में ऐड होता है, इट कुड बी समवेयर अराउंड 600 to 700 करोड़ ऑफ रुपीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा कि टीन कैपेसिटी आपकी यहाँ पर करीब 4 गुना बढ़कर 500 मैट्रिक टन हो गई है। आगे के लिए डिमांड विजिबिलिटी कितनी है और अगले 12 से 18 महीनों में यूटिलाइजेशन का कौन सा लेवल अब आते हुए आप देख रहे हैं? टिन या कोई भी बेस मेटल, इनकी डिमांड का तो कोई लिमिट नहीं होती है। डिमांड हर वक्त अवेलेबल है। मेन बात यह है कि आप कितना सोर्स कर पाते हैं और कितना प्रोसेस कर पाते हैं, कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं और क्या क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। डिमांड में कोई इशू नहीं है। और टिन एक्चुअली एज एन अलॉइंग एलिमेंट लेड में हमेशा विद्यमान होता है, और हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी लगाई जिसमें कि हम इस अलॉइंग एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्री फॉर्म में टिन को, तो उसकी वैल्यू मल्टीपली बेटर हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस वर्टिकल है। डिमांड का कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा बिजनेस वर्टिकल है और डिमांड का कोई इशू यहाँ पर नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए, और आगे के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, हाल फिलहाल में हमारे साथ जैन रिसोर्सिंग रिसाइकलिंग के मैनेजमेंट जुड़े थे और काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। हाल ही में लिस्ट हुई है और मेटल सेक्टर में यहाँ पर कंपनी ने एंट्री मारी है, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं नतीजों के बावजूद यहाँ पर 3.5% की गिरावट जैन रिसोर्सेज में हावी है। राजेश जी से एक राय ले लेते हैं। राजेश जी, चार्ट्स पर आपको किस तरह से लग रहा है, क्योंकि नतीजे तो काफ़ी अच्छा आया है, प्रॉफिट्स में 150% की ग्रोथ रही, रेवेन्यू करीब 56% से ज़्यादा बढ़ा है और आगे के लिए भी मैनेजमेंट जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? जी देखिए, न्यू लिस्टिंग है तो टेक्निकल डेटा ज़्यादा नहीं है, बट जो डेटा है उसमें दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में लिस्टिंग के बाद एक शानदार रैली देखने को मिली थी, एंड उसके बाद जो है स्टॉक एक कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है। एक सिमेट्रिकल पैटर्न जो है डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है, एंड जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह सकता है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो 420 का एक की हर्डल है जो लास्ट 2-3 वीक से एक हर्डल के जैसा एक्ट कर रहा है। कल मॉर्निंग में भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा था, बट 420 क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो 420 काफ़ी क्रूशल होगा। 420 क्रॉस करने के बाद पॉसिबली ये स्टॉक जो है 480-500 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच रहेगा 420 क्रॉस करने का। ठीक है, हाल ही की लिस्ट कंपनी है तो ज़्यादा चार्ट्स इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक क्रूशियल लेवल फिर भी यहाँ पर राजेश जी ने बताया है 420 का, उसका ध्यान रखिए। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी जैन रिसोर्सेज पे। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद यूएस स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और आइए अब सवालों को शामिल कर लेते हैं इस शो में। दीपक अग्रवाल जी हैं, यूट्यूब से हमसे सवाल पूछ रहे हैं यूको बैंक पर। इनके पास यूको बैंक के करीब 871 स्टॉक्स हैं और इनकी जो बाइंग है वो 31 रुपए तक की है।
आज अगर देखें तो स्टॉक में देखिए हल्की नरमी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। 28 के आसपास ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करता नजर आ रहा है। क्या किया जाए राजेश जी स्टॉक में? जी देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है यूको बैंक, बट अगर आप इस सेक्टर के बारे में बात करें, पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, तो वो एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस में से एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, तो इसमें से मैं सलाह दूंगा कि एग्जिट कीजिए। इसमें दूसरे काउंटर्स है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, इंडियन बैंक हुआ, या फिर यूनियन बैंक हुआ। तो ये 3 काउंटर्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यूको बैंक के बारे में बात करें तो ये अभी भी 52 वीक लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि पीएसयू बैंकिंग स्पेस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एग्जिट कीजिए, एंड जो 3 काउंटर्स बताए उनमें से एक में आप स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एग्जिट की राय दीपक जी आपके लिए बनती नजर आ रही है। इसके अलावा भरत जी हैं गुजरात से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद गुजरात से। इनका जो सवाल है वो जियो फाइनेंस के ऊपर है। 282 शेयर है सर इनके पास, और 270 रुपए तक की इनकी जो बाइंग है वो देखने को मिल रही है। आपका इस पर क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, हाल फिलहाल की बाइंग है, एंड हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग लास्ट 2 वीक में देखने को मिली है। अपने क्रूशल सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा है, एंड वापस 20 डीए ईएमए को के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं। इनफैक्ट अगर कोई डिप भी आता है अराउंड 250 से 255 के जोन में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर कि स्टॉक जो है रिबाउंड होके वापस 295 300 के जो जोन है नेक्स्ट 6 मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए, एंड डिप्स में भी ऐड कर सकते हैं। 291 295 तक के आने वाले वक्त में अगले 6 महीने में टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड की राय। अगले कॉलर जो है, माफ कीजिएगा, यूट्यूब से ही अगला सवाल है। ऋषि जी अपना सवाल पूछ रहे हैं यूट्यूब से। वेदांता के शेयर है सर इनके पास, करीब 5412 शेयर है इनके पास, और खरीद भी इनकी काफी अच्छी है। 219 रुपए के लेवल पर इन्होंने इस शेयर को खरीदा है। आज देखे करीब 690 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 5 साल का चार्ट खोलें, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अच्छी खासी बाइंग जो है इस स्टॉक में लगातार रही है। क्या करें सर आगे? जी पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे लेवल पे बाय किया है, एंड कन्विक्शन के साथ होल्ड कर रखा है। अभी भी जो व्यू है वो पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है यहाँ से, अगर 5 साल के हिसाब से देखें तो यहाँ से 4 डिजिट 1000 लेवल्स तक जा सकता है। स्टॉक जो है हर डिप में जो है बाइंग आ रही है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। मेटल स्पेस है जो एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। होल्ड की सलाह यहाँ पर। लगातार इस स्टॉक में आने वाले वक्त में 4 डिजिट के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। 5 साल तक का टारगेट आपने दिया है सर इनको? जी हाँ। सवाल भी शामिल कर लेते हैं। दीपक जी हैं हमारे साथ, यूट्यूब से ही ये सवाल इन्होंने पूछा है, और इनके पास है बंधन बैंक के शेयर। 154 रुपए की इनकी बाइंग है, और करीब 2650 रुपए तक, माफ कीजिएगा, 2650 स्टॉक्स जो हैं वो इन्होंने खरीदे हैं। सवाल इनका है होल्ड करें, सेल करें, और टारगेट क्या बन सकता है अगला, ये सवाल इन्होंने पूछा है। जी देखिए, काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला लास्ट 2-3 वीक से। अराउंड 140 के आसपास ट्रेड करा था, एंड ऑलमोस्ट 170 हो गया। अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट है। आने वाले दिनों में प्राइस अपमूव एक्सटेंडेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट की लेवल होगा अराउंड 180 के जोन में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली का 89 ईएमए है, एंड और लास्ट अक्टूबर का जो स्विंग हाई है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 180 के आसपास आता है तो एक बार वहाँ पे पोजीशंस को बुक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे मोमेंटम को रीचेक करना होगा कि अगर मोमेंटम रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर 180 पे प्रॉफिट बुक करना बेटर रहेगा। ऑल राइट, होल्ड करने की सलाह है। 180 तक के टारगेट जो है वो आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकते हैं। राजेश जी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लेकिन अब वक्त हो चला है ऑप्शंस के चैंपियंस का। और आपके सामने ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी रखने के लिए रत्नेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरिहंत कैपिटल के। रत्नेश जी बताएं, आज कहाँ नजरिया बन रहा है आपका? जी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना आईटी सेक्टर में थोड़ा सा वापस से फ्रेश दबाव हमको देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो सबसे कमजोर लिख रहा है ओएसएस ओरेकल फाइनेंस, इसमें 7000 का पुट लेने की सलाह रहेगी। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, पर 85 रुपीज के आसपास में मिलता है।
तो वहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। इसका स्टॉप लॉस 45 रुपये जो टारगेट आ सकता है 150 का, जो लॉस बन सकता है 3000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 4875 4875 रुपये का। ऑल राइट, ओरेकल फाइनेंस में पुट खरीदना है यहाँ पर 7000 के स्ट्राइक का जो है वो पुट खरीदना है। 85 रुपये पर खरीदारी की राय रहेगी और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 45 रुपये तक का रखना है। टारगेट 150 रुपये तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। 4875 रुपये का अधिकतम मुनाफा और लॉस अगर होता है तो करीब 3000 रुपये तक का लॉस जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ये राय है रत्नेश गोयल जी की। ऑप्शंस पर OFSS में पुट खरीदना है आपको, लेकिन देखिए क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो रिस्की ट्रेड तो बनता है। तो ऐसे में एक बात ध्यान में रखें कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान देखने के लिए मिलता है। घाटा होने के बावजूद देखिए 28% तक का ट्रांजैक्शन के रूप में देना पड़ता है। वहीं अगर मुनाफा हुआ तो करीब 15 से 20% तक का ट्रांजैक्शन खर्च जो है वो देखने के लिए देना पड़ता है। तो इसलिए FNO ट्रेडिंग करें तो थोड़ा सा संभल के ध्यान से करें। ऑलराइट, तो देखिए अब वक्त तो हो चला है यहाँ रुकने का, लेकिन जाने से पहले जरा मार्केट पर एक राजेश जी से राय ले लेते हैं। राजेश जी, फिलहाल बाजार में मोमेंटम किस तरफ देखने के लिए मिल रहा है? क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी इसी तरीके से हरे और लाल निशान में झूलता रहेगा? जी हाँ, बहुत ही कंसोलिडेशन मोड में है। हफ्ते के शुरुआत में गैप अप हुआ था, बट इंट्राडे मूवमेंट काफ़ी जो है चॉपी है। हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम आ रहा है, जो मूव आ रहा है वो ओपनिंग में ही दिखाई दे रहा है और फिर पूरा दिन जो है मार्केट एक रेंज में रहता है। तो वही चीज़ हम आज के सत्र में भी एक्सपेक्ट करें। ऊपर में 26,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जब तक लोग वो क्रॉस नहीं होता, मोमेंटम जो है ऐसे ही थोड़ा सा लैकलस्टर रहेगा। 26,000 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस है। वंस 26,000 का लेवल क्रॉस होता है तो कुछ नए लेवल्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही सवालों के जवाब देने के लिए। तो यह स्टॉक्स में वक्त हो चला है यहीं रुकने का, लेकिन आगे भी बाजार का जो एक्शन है वो 18 स्वदेश पर जारी रहेगा।